Hello students, today we will discuss chapter 2 and our topic is comparative study of all forms of business organization. You know, मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर के 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस डिटेल से डिस्कस हमने अपने वीडियो के थ्रू किए हैं। अब जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हमने डिस्कस किए हैं उन सबकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट वन, पार्टनरशिप सेकेंड वन, ज्वाइंट इंटू फैमिली थर्ड वन, कोई बात नहीं आगे पीछे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 1 2 3 4 5, किसी को भी आगे पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो सिर्फ इन सब में डिफरेंस करना है ताकि आप लोगों को पांचों में ये क्लियर हो जाए कि किस किस में क्या चीजें होती है। कंपैरेटिव करेंगे तो लर्न करने में भी आपको आसानी रहेगी। फर्स्ट आता है फॉर्मेशन। फर्स्ट जो आता है फॉर्मेशन, कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना इजी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को फॉर्म करना इजी है because we have no need to take the permission, we have no need to take the license from the government, so it is very easy to form the sole proprietorship business. पार्टनरशिप बिजनेस का भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। सो इसको भी फॉर्म करना क्या होता है, इजी होता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ज्वाइंट इनटू फैमिली बिजनेस में तो जैसे ही आपका बर्थ होता है वैसे ही आप इस बिजनेस को क्या कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, या आप इसके मेंबर बन जाते हो, तो इसको फॉर्म करना भी इजी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होती है, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फिर रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट इसको स्टैब्लिश करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होती है। ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को स्टैब्लिश करने की जो प्रोसेस है वो बहुत लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, लेंथी भी होती है और एक्सपेंसिव भी होती है, क्योंकि इसको रजिस्ट्रेशन कराने की एक लॉन्ग प्रोसेस होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस भी उसमें इंक्लूड होता है। सो ये इसकी स्टैब्लिश करना इतना इजी नहीं है। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप को भी फॉर्मेशन करना इजी है, इसका भी इजी है, इसका भी इजी है, इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, वैसे इजी है, लेकिन इसका डिफिकल्ट एस्टैब्लिश करना। मेंबर्स, कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 मेंबर होता है, जबकि पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2, ठीक है। बैंकिंग में कितने होने चाहिए, 10, और अदर में कितने होने चाहिए, 20। ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में 2 मेल मेंबर का होना मैंडेटरी है, 2 मेल मेंबर का, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम तो कितने होने चाहिए, 10, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें 100 मैक्सिमम मेंबर होने चाहिए। सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिट होती है, बाकी किसी की लिमिट नहीं होती, ठीक है। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड, जितने भी चाहे उतने मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं अलग अलग कंपनी की बात करूं तो बेटा प्राइवेट अगर कंपनी है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 7, और बेटा मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है अगर इंडिविजुअल बात करें तो कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में 1 मेंबर होना चाहिए, पार्टनरशिप में मिनिमम 2, अगर बैंकिंग है तो मैक्सिमम 10, और अदर बिजनेस में कितने होने चाहिए, 20। ये एक्ट के अकॉर्डिंग बताइए 1932। अगर आप कोई एक्ट नहीं लिखते, सिंपल लिखते हो, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50 मेंबर विदाउट एनी एक्ट, सिंपल बात कह सकते हो। ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में 2 मेल मेंबर्स का होना मैंडेटरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेटा मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें मैक्सिमम 100 मेंबर्स होने चाहिए। और कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर और मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 7 मेंबर एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। थर्ड जो डिफरेंस आता है कैपिटल,
भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको लेस कैपिटल की जरूरत पड़ती है, लिमिटेड कैपिटल की जरूरत पड़ती है। पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो कैपिटल तो कंपनी के कंपैरिजन में तो कम ही है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज्यादा कैपिटल हमें चाहिए, ठीक है तो लिमिटेड ही कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल रहेगी। लेकिन आप अगर और एक्सप्लेन बच्चा करना चाहता है इसमें तो है लिमिटेड कैपिटल, इसमें लिमिटेड कैपिटल बट सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा कैपिटल होती है, वैसे कम ही होती है। ज्वाइंट बिंदु फैमिली बिजनेस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर यह बिजनेस रन किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कैपिटल होती है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, यहाँ पर भी लिमिटेड, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हर बंदे को मैक्सिमम इतने शेयर खरीदने या मिनिमम इतने शेयर्स परचेज करने हैं, इस टाइप का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। तो यहाँ भी कैपिटल क्या होती है, लिमिटेड कैपिटल ही होती है आपकी। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल क्या होती है, लार्ज कैपिटल, बहुत अनलिमिटेड, यानी आपके पास काफी लार्ज रिसोर्सेज है, लार्ज कैपिटल होती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैपिटल भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड, यहाँ भी लिमिटेड है बट सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा होती है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, यहाँ भी लिमिटेड कैपिटल होती है बट कंपनी में लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। फोर्थ डिफरेंस लायबिलिटी, बेटा यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन कर, देखो आप ध्यान से इस पॉइंट को देखना, इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। तो यहाँ तीनों के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या मिलेगी, अनलिमिटेड, यहाँ भी अनलिमिटेड और यहाँ भी क्या मिलेगी, अनलिमिटेड, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, सो इसके मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी मिलेगी, लिमिटेड, और यहाँ भी कैसी मिलेगी, लिमिटेड। समझ आया? क्योंकि जैसे ही बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो फिर उसके मेंबर और उसका बिजनेस दोनों सेपरेट माने जाएंगे, और सेपरेट माने जाएंगे तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लेकिन जहाँ रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं होता, वहाँ मेंबर और बिजनेस दोनों सेम पर्सन माने जाते हैं। बिजनेस का अपना खुद का तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, तो बिजनेस का जितना भी लॉस होगा सारे मेंबर्स ही बियर करेंगे, इसलिए यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ओके, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है, ठीक है, वही मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करता है, ओनर। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर ही कंपनी का मैनेजमेंट करता है और कंट्रोल करता है। पार्टनरशिप में भी ओनर्स ही कंपनी का मैनेजमेंट या बिजनेस का मैनेजमेंट और कंट्रोल करते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में करता बिजनेस का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑल मेंबर्स, मैनेजमेंट कमेटी करती है वैसे तो, मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन वो मैनेजमेंट कमेटी अपॉइंट कौन करती है, इसके मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं। जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू किया जाता है, और मैनेजमेंट कमेटी इसके मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं। मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और वो मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, इसका मैनेजमेंट करती है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं जो कंपनी का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, कभी भी ओनर मैनेजमेंट नहीं करते। उसके बाद आता है 6 कॉन्टिन्यूटी, यहाँ लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। क्यों, देयर इज ओनली सिंगल ओनर की अगर डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट आ जाता है तो हमें बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है, तो यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती है। पार्टनरशिप में देखो बेटा, अगर 2 ही मेंबर है, अगर एक की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज करना पड़ता है। लेकिन अगर मोर देन 2 मेंबर है तो उस केस में यहाँ कंटिन्यूटी रहती है। आप दोनों पॉइंट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। इफ 2 मेंबर आप लिख सकते हो, इफ अगर 2 ही मेंबर है तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि एक की डेथ होगी तो बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। बट अगर मोर देन 2 मेंबर है तो बिजनेस में कंटिन्यूटी रहती है। अच्छे से एक्सप्लेन कर देना इस चीज को कि देयर आर 2 मेंबर इन पार्टनरशिप देन देयर इज नो कंटिन्यूटी, बट इफ मोर देन 2 मेंबर देन देयर इज ए कंटिन्यूटी, क्योंकि 1 मेंबर की अगर डेथ भी हो जाती है तो भी बिजनेस 6 मेंबर है, 8 मेंबर है, 10 मेंबर है, 15 है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, बिजनेस रन कर सकते हो। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कंटिन्यूटी रहती है।
क्योंकि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट सीनियर मेंबर जो होता है फैमिली का वो कर्ता बन जाता है, तो देयर इज ए कॉन्टिन्यूटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कॉन्टिन्यूटी रहती है, ठीक है, क्योंकि अगर वन मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में हमारे बाकी मेंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूटी रहती है और कंपनी में भी कॉन्टिन्यूटी रहती है। क्यों कॉन्टिन्यूटी रहती है? क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, किसी मेंबर का अगर डेथ या इंसॉल्वेंट भी हो जाता है कोई शेयर होल्डर, तो कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे भी कंपनी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है, वो अपने नाम से बिजनेस रन कर रही है, इसलिए ओनर की डेथ और इंसॉल्वेंसी का कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सवाल, लीगल स्टेटस कहता है, इस लीगल स्टेटस का मतलब क्या अपना इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है, क्या अपनी इसकी कोई लीगल आइडेंटिटी है इस बिजनेस की? कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की कोई लीगल स्टेटस नहीं है, नो लीगल स्टेटस। क्यों नहीं है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अपनी कोई लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं, इसका भी कोई लीगल स्टेटस नहीं है, क्योंकि इसकी भी अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो इसकी भी अपनी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, और कंपनी का भी अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो लीगल स्टेटस का मतलब अपना एक लीगल आइडेंटिटी मार्केट में है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि इन तीनों बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। इन दोनों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो इनका लीगल स्टेटस होता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, भाई ये तो यहाँ सिंगल ओनर होता है, तो ये किसी के साथ अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करता, नो शेयरिंग, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट है, किसी से शेयर नहीं करता। यहाँ पार्टनर्स आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं, किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता जो होता है वो मैक्सिमम शेयर लेता है प्रॉफिट का, और जो रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं उनको लिमिटेड शेयर दिया जाता है। यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में प्रॉफिट का मैक्सिमम शेयर कर्ता लेता है, बट जो अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको प्रॉफिट का एक लिमिटेड शेयर्स दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन का जितना हिस्सा होता है उतना ही उनको प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है, बट मैक्सिमम शेयर, ठीक है, इज आल्सो टेकन बाय द कर्ता, क्योंकि कर्ता के पास ही सारी कंट्रोलिंग पावर होती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो डिवाइड कर लेते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन मेंबर्स कैसे शेयर करेंगे? जितना उन्होंने, और उस कोऑपरेटिव मेंबर्स आपस में शेयर करते हैं प्रॉफिट को, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, ओनरशिप के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट शेयर नहीं करते। जितना सोसाइटी के साथ वो ट्रांजेक्शन्स करवाते हैं, यानी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप सोसाइटी से जितनी ज्यादा करोगे उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट अपने आपस में डिवाइड करते हैं। अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से मोर ट्रांजेक्शन करती हूँ लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कम कर रखा है, तो मुझे प्रॉफिट का शेयर क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। और दूसरा पर्सन है, उसने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रखा है लेकिन सोसाइटी के साथ ट्रांजेक्शन नहीं करता, गुड्स नहीं खरीद रहा सोसाइटी से, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट का शेयर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांजेक्शंस विद द सोसाइटी के साथ किया जाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जबकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स को प्रॉफिट मिलता है अकॉर्डिंग टू शेयर्स, अकॉर्डिंग टू शेयर्स। भाई जितने शेयर्स आपने कंपनी का परचेज किया हुआ है उतने शेयर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाता है? प्रॉफिट मिल जाता है। अगर मैंने मान लो 10,000 शेयर परचेज कर रखे हैं तो अकॉर्डिंग टू 10,000 शेयर पर शेयर का जो रेट हो तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 10,000 शेयर का डिविडेंड मिलेगा। अगर मान लो मैंने 1,000 शेयर परचेज कर रखे हैं तो 1,000 शेयर के अकॉर्डिंग मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू माई शेयर्स, जितना मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट का शेयर मिलता है। किसमें? कंपनी। उसके बाद लास्ट वन जो डिफरेंस का बेस है वो बिजनेस सीक्रेसी। कहता भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सीक्रेसी रहती है क्योंकि देयर इज ओनली ए सिंगल ओनर, तो ये किसी से कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता है, तो देयर इज ए मोर सीक्रेसी सोल प्रोप्राइटरशिप। कहता पार्टनरशिप में भी सीक्रेसी रहती है क्योंकि ये अपने फाइनल अकाउंट पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, सो यहाँ सीक्रेसी है। लेकिन
सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में थोड़ी कम सीक्रेसी होती है, क्योंकि भाई अकाउंट तो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है, बट मोर देन वन मेंबर या मोर देन टू मेंबर होने की वजह से अगर आपस में डिस्प्यूट्स हो जाता है तो कोई एक मेंबर इंफॉर्मेशन बाहर लीक भी कर सकता है, ठीक है। तो सीक्रेसी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में लेस सीक्रेसी है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ठीक है, मोर देन वन मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर भी सीक्रेसी तो होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है, कम होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई सीक्रेसी नहीं रहती है, ठीक है, क्यों, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सबके सामने बातें डिस्कस की जाती है। जब आपका मन करे आप सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हो, जब आपका मन करे आप सोसाइटी को छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई सीक्रेसी नहीं रहती है, ठीक है, और सभी मेंबर्स आपस में ओपन डिस्कशन करते हैं, और जब आपका मन करे आपने सोसाइटी को रिजॉइन किया तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो मेंबर्स के साथ डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पर पब्लिकली कोई सीक्रेसी नहीं रहती है, क्योंकि मेंबर्स कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में भी सीक्रेसी नहीं रहती है, क्यों, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी अपने एनुअल अकाउंट्स जो होते हैं वो पब्लिक में डिस्क्लोज करती है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपने एनुअल अकाउंट्स पब्लिक में डिस्क्लोज करती है, इसलिए पब्लिक के पास कंपनी की ऑल ओवर इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए यहाँ भी कोई किसी टाइप की सीक्रेसी नहीं रहती है। सो नो सीक्रेसी, यहाँ भी सीक्रेसी नहीं है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बिजनेस की बात करें तो सीक्रेसी शेयर बिटवीन पार्टनर्स ओनली, सीक्रेट शेयर्स बिटवीन मेंबर्स, तो यहाँ पर भी आपस में मेंबर डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर भी इतनी ज्यादा सीक्रेसी नहीं रहती है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ठीक है। तो सीक्रेसी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में ही प्रॉपर सीक्रेसी रहती है, बाकी तो किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में प्रॉपर सीक्रेसी नहीं रहती है, ठीक है। सो बेटा ये जो 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस मैंने डिस्कस किए थे, तो ये उन सब डिफरेंस मैंने उनका कराया है कि भाई वो कैसे कैसे हम वेरियस बेसिस के बिहार पर उनका डिफरेंस करते हैं। सो आप लोग इन डिफरेंस से भी 5 बिजनेस को बड़े अच्छे से आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस वाला, जिसमें मैंने 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रॉपर आप लोगों को करा दिए हैं, उनकी कंपेरेटिव स्टडी भी हमने कर ली है। अब हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कि कंपनी को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं। चैप्टर 2 में ही, अभी चैप्टर 2 काफी लंबा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, की कंपनी को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं। जब हम एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन वो टॉपिक कराने से पहले मैं कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ। जो इंफॉर्मेशन मैं अब आप लोगों को दे रही हूँ उसके कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं उनका कुछ हद तक मैं सॉल्यूशन यहाँ तक दे रही हूँ, क्योंकि जो बच्चे मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो मैं इस वीडियो के थ्रू उन सबके सॉल्यूशन दे रही हूँ। लेकिन फिर भी किसी बच्चे के माइंड में बहुत सारे और भी क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आप लोगों को वो प्रॉपर बता सकूँ कि हाँ भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्टार्टिंग के स्टेज है, कुछ नहीं पता कि शेयर्स क्या है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दूं, ताकि बच्चों को माइंड क्लियर हो जाए कि हाँ कंपनी स्टैब्लिश होती है तो कैसे कैसे होती है। क्योंकि एक दिन मैंने डिस्कस किया था कि कंपनी शेयर इशू करती है, मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। सबसे पहले तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैडम कंपनी शेयर तो इशू कर रही है, लेकिन ये शेयर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर्स। तो बेटा ए स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड द शेयर्स। कंपनी की जो कैपिटल होती है उसका एक स्मॉल पार्ट क्या होता है, शेयर होता है। जैसे एक कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपीज, ये कंपनी की कैपिटल है, तो ये कैपिटल स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो कहता है कंपनी की 1 लाख शेयर और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10। तो जो इस 10 का एक शेयर होता है बेटा, उसी को क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है
वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है और उस स्मॉल पार्ट को क्या बोला जाता है, शेयर। जैसे 1 लाख शेयर है, एवरी शेयर 10 रुपीज का है, तो 10 को क्या बोला जाएगा, शेयर बोला जाता है। हमारी कंपनी में 2 टाइप के शेयर होते हैं। एक इक्विटी शेयर होता है, आपके आएंगे टॉपिक डिटेल से, आगे आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आते हैं, लेकिन अभी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि कैसे कैसे। एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कहते हैं शेयर 2 टाइप के होता है कंपनियों के पास, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। हम जब बार बार शेयर का जिक्र करते हैं तो हम इक्विटी का जिक्र करते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस तो 99% कंपनी इशू ही नहीं करती है। बेटा इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनको वोट देने का राइट होता है, ठीक है, और इनको कंपनी फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं देती, नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनके डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है। जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इनका नाम ही प्रेफरेंस इसलिए रखा है कंपनी ने, क्योंकि कंपनी इनको 2 प्रेफरेंसेस देती है। एक तो कंपनी क्या देती है, इनको फिक्स रेट से क्या देती है, डिविडेंड देती है, फिक्स रेट से कंपनी इनको डिविडेंड देती है, और वो डिविडेंड इक्विटी से प्रायर दिया जाता है। सेकंड, जब कंपनी का वाइंड अप होता है, ठीक है, कंपनी जब डिजोल्व होती है, आप कंपनी को क्लोज करते हैं, उस टाइम की बात हो रही है, तो प्रेफरेंस का पैसा जो मनी होता है वो पहले रिटर्न किया जाता है, ठीक है, किससे, इक्विटी से। प्रेफरेंस का मनी रिटर्न किया जाता है प्रायर या बिफोर इक्विटी, ऐसे भी कह सकते हो। इक्विटी से पहले हम इनका पैसा रिटर्न करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको कंपनी एक फिक्स रेट से डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड इक्विटी से पहले दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा, जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो इनकी कैपिटल कंपनी पहले रिटर्न करती है, इक्विटी की सबसे लास्ट में। इनको वोट देने का राइट भी नहीं होता है, इसलिए दीज आर नॉट द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के रियल ओनर नहीं होते। कुछ समय बाद अब तो ऐसा रूल बना दिया, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे ले रखे हैं तो हर हाल में 20 साल के बाद कंपनी को वो पैसा रिटर्न करना होता है। इसलिए कंपनियां जनरली प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेती ही नहीं है, क्योंकि एक तो फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा, भाई पैसा देना ही देना है, और दूसरा उनका पैसा भी रिटर्न करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बार बार शेयर का जिक्र कर रही हूँ, तो मैं बार बार शेयर इक्विटी के लिए यूज कर रही हूँ। कहता है इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, ठीक है, या इक्विटी शेयर्स जब मार्केट में इश्यू किए जाते हैं, जो लोग भी वो शेयर्स परचेज करते हैं तो वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, और शेयर होल्डर्स को कंपनी प्रॉफिट का शेयर देती है। उस प्रॉफिट के शेयर को बेटा डिविडेंड बोला जाता है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वालों को हम इंटरेस्ट देते हैं ना, ऐसे ही जब कंपनी शेयर इशू करके पैसा लेती है शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का शेयर देते हैं बेटा, उस प्रॉफिट के शेयर को डिविडेंड कहा जाता है। कहता है इनको एक तो फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है, दूसरा इनको वोट देने का राइट होता है, और तीसरी बात, जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो सबसे लास्ट में इनकी कैपिटल रिटर्न की जाती है, सबसे लास्ट में, क्योंकि वाइंड अप कंपनी का तभी होता है जब कंपनी लॉस फेस कर रही होती है। तो सब ऑल ओवर पार्टी की पेमेंट करने के बाद अगर कंपनी में कुछ बच जाता है तो बेटा इक्विटी को मिल जाएगा, और अगर मान लो कुछ नहीं बचता है तो इक्विटी कुछ भी नहीं ऑब्टेन करेगा, क्योंकि ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करने वाले पर्सन है। अगर कंपनी ग्रोथ करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन्हीं को होगा, और अगर कंपनी लॉस फेस करती है तो सबसे ज़्यादा लॉस भी इन्हीं को होगा, क्योंकि जो ओनर्स होते हैं वही तो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं। प्रॉफिट जो भी होता है, पॉजिटिव सिचुएशन है तो फायदा भी इनको सबसे ज़्यादा, नेगेटिव सिचुएशन है तो लॉस भी सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही होता है। उसके बाद कई बार बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मैडम कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, हम कैसे कैसे उन शेयर्स को खरीदते हैं। समझ आ रहा है कि कंपनी कैसे शेयर इशू करती है भाई, और शेयर है क्या, मैंने बता दिया भाई, स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड द शेयर। पहले तो बेटा शेयर सर्टिफिकेट होती थी फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, और कंपनी क्या करती थी, उन सर्टिफिकेट्स को इशू करती थी। जो भी लोग शेयर्स खरीदते थे वो उस सर्टिफिकेट को अपने पास रख लेते थे, और वो सर्टिफिकेट जितने के रुपए के शेयर होते थे उतने पैसे वो कंपनी को दे देते थे, तो कंपनी को शेयर्स के बदले में पैसे आ जाते थे। लेकिन आजकल फिजिकल फॉर्म में शेयर्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन
ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि फिजिकल फॉर्म में जब शेयर्स खरीदे और बेचे जाते थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी, अगर हमारी शेयर सर्टिफिकेट कहीं लॉस्ट हो गई या किसी ने चोरी कर ली या फिर वो डैमेज हो गई, तो सोचो मैंने तो वहां पर 1 करोड़ रुपए के शेयर खरीद रखे थे, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता था आपका। तो शेयर सर्टिफिकेट के कहीं लॉस्ट या डैमेज होने का जो डर था ना, वो सबसे ज्यादा होता था। तो अब हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर की बॉडी है, जिसको हमने सेबी कहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो बॉडी है जिसका नाम है सेबी, और सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो 1992 में हमारी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की गई थी। कहता सेबी को क्यों स्टैब्लिश किया गया था कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके लिए प्रॉपर नॉर्म्स बनाए जाए, उनके काम को प्रॉपर चेकिंग किया जाए। उनके लिए भी जैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए नॉर्म्स बनाती है और हम उन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी नॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर की गवर्नमेंट बनाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की गवर्नमेंट को सेबी कहा जाता है। समझ आ गया? सब हर बच्चे को सेबी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, और 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब सेबी ने क्या किया कि भाई जब कंपनियां शेयर इशू करती है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कि भाई शेयर सर्टिफिकेट का तो कहीं भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो सेबी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। और जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, डीमैट। और डीमैट की फुल फॉर्म होती है डीमैटरलाइजेशन। डीमैटरलाइजेशन ये अकाउंट हमें कहाँ ओपन करना पड़ता है, ये अकाउंट हमें डिपॉजिटरी के पास ओपन करना पड़ता है। फिर बच्चों के माइंड में और क्वेश्चन आ गए, मैडम ये डिपॉजिटरी क्या होती है? बेटा डिपॉजिटरी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां हम सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और वहां पर कोई भी इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको इन्वेस्टर कहा जाता है। कोई भी इन्वेस्टर डायरेक्ट डिपॉजिटरी में के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से डिपॉजिटरी अकाउंट डिपॉजिटरी के पास, यानी अपना डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास ओपन करवाता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एजेंट होते हैं जो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच की इंफॉर्मेशन, यानी डिपॉजिटरी की इन्वेस्टर्स तक, इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम डिपॉजिटरी तक साइन करने का काम करते हैं। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी सेबी ही अपॉइंट करती है। ये भी सेबी के रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कोई भी ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जो नॉर्मल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऐसे काम करने लग जाए, नहीं, सेबी के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन्स होते हैं। अब जैसे ही मेरा डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो फिर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अगर कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, वैसे शेयर इशू करने के बहुत सारे मेथड है बेटा, पर मैं एक मेथड नॉर्मल जो हम जनरली यूज करते हैं वो मेथड मैं आपको बताती हूँ। अगर एक कंपनी शेयर इशू करती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, तो सबसे पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक में इशू करती है। जहां जहां कंपनी के सेंटर्स होते हैं वहां वहां कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है, और ऑनलाइन भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है। और प्रोस्पेक्टस में कंपनी की पूरी डिटेल मेंशन होती है, भाई कंपनी क्या बिजनेस है, कितनी एसेट्स है, कहाँ कहाँ कंपनी ने अपनी ब्रांच ओपन कर रखी है, पूरी डिटेल प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती है। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है जो कंपनी के शेयर परचेज करना चाह रहे हैं, वो कंपनी का प्रोस्पेक्टस पहले तो खरीदते हैं। प्रोस्पेक्टस में पूरी कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। अगर वो एग्री है, इफ दे वांट टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी, देन उस प्रोस्पेक्टस के पीछे बेटा एक एप्लीकेशन फॉर्म भी लगा हुआ होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को वहां प्रोस्पेक्टस से निकालते हैं और पूरा फॉर्म को क्या करते हैं, फिल करते हैं। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, तो जैसे फॉर एग्जांपल है, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा कि मैंने तो कंपनी के 1000 शेयर परचेज करना चाह रही हूँ, और उसमें लिखा होता है एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ₹10 ईच, एक शेयर की वैल्यू मान लो 10 रुपए दे रखी है, तो मैंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके। और बेटा जितने शेयर आप खरीदना चाहते हो उतने शेयर का मिनिमम 25% आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही डीडी बना के पैसा कंपनी के पास भेजना पड़ता है। कंपनी आपने एक शेड्यूल बैंक का नाम भी प्रोस्पेक्टस में लिखती है कि भाई डीडी इस बैंक के फेवर में बनवाना है आपको, सब कुछ मेंशन करती है कंपनी प्रोस्पेक्टस में। अब 10,000 शेयर खरीदे, एक शेयर 10 का, यानी मैं तो 10,000 रुपए के शेयर खरीद रही हूँ,
तो 25% का मतलब मुझे 2500 रुपए तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही एप्लीकेशन का पैसा मुझे भेजना पड़ेगा ही पड़ेगा। सब लोग जितने जितने शेयर्स भी खरीदना चाह रहे हैं उतने शेयर्स का 25% अमाउंट कितनी बनती है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही एक डिमांड ड्राफ्ट बना लेते हैं बैंक से और कंपनी के पास सेंड कर देते हैं। कंपनी एक डेट देती है कि भाई 17 जनवरी तक आप एप्लीकेशन मेरे पास सेंड कर सकते हो। 17 जनवरी के बाद कंपनी 18 जनवरी को जितनी भी एप्लीकेशंस आती है उन सबको ओपन करके देखती है कि लोगों ने कितने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अगर मान लो रेपुटेटेड कंपनी है तो उसके पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ सकती है, क्योंकि कंपनी तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू करना चाह रही थी 10,000 ही मान लो, ठीक है। कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू करना चाह रही है 10,000, लेकिन हो सकता है उसके पास शेयर खरीदने की एप्लीकेशन आ जाए 15,000, क्योंकि रेपुटेटेड कंपनी हर कोई बंदा शेयर खरीदना चाहता है, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन अगर मान लो कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी नहीं है तो शेयर खरीदने वाले की एप्लीकेशन कम भी आ सकती है, उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। और बेटा 10,000 भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये तो डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड कंडीशन एट दैट टाइम। अगर मान लो कंपनी के पास शेयर खरीदने वाली एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है तो जितनी ज्यादा एप्लीकेशन आई है उनके पैसे तो उसी टाइम रिटर्न करने होंगे, क्योंकि अगर हमने रजिस्ट्रार से 10,000 शेयर खरीदने की परमिशन ले रखी है तो मैं 10,000 शेयर ही क्या करूंगी, इशू करूंगी, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। अगर कम आई है, कम एप्लीकेशन आई है, तो फिर उस केस में क्या करना होता है कि एक रूल होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आप जितने शेयर इशू करते हो उसकी 90% अमाउंट रिसीव करना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर मैंने 10,000 शेयर इशू किए गए तो 10,000 का 90% मतलब 9,000 शेयर्स को खरीदने की एप्लीकेशन रिसीव करना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आपने 9,000 शेयर खरीदने की एप्लीकेशन आपके पास नहीं आई है तो यू कांट अलाउ द शेयर टू जनरल पब्लिक, ये सेबी ने रूल बना रखा है। अगर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव हो गई तो आप पब्लिक को शेयर अलॉट कर दोगे, इसको अलॉटमेंट बोला जाता है। जब मैंने एप्लीकेशन के पैसे सेंड किए तो एप्लीकेशन हो गई, फिर बोला जाएगा उसको अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है कि मैंने पब्लिक को शेयर अलॉट कर दिए। तो जिस टाइम मैं पब्लिक को शेयर अलॉट करती हूँ, भाई आपको इतने शेयर दिया, आपको इतने शेयर दिया, आपको जितने जितने शेयर दे दिए, उसको अलॉटमेंट बोला जाता है। तो जितने पब्लिक ने मुझे कंपनी ने मुझे शेयर दिए उतने शेयर का 25% अमाउंट फिर मैं कंपनी को दे देती हूँ अलॉटमेंट के टाइम पर। इट मीन्स मैंने 5,000 रुपये ऑलरेडी कंपनी को दे दिए, 10,000 शेयर मैं खरीद रही हूँ, ठीक है, या मैंने 1,000 शेयर खरीद रही हूँ मैं, और मैंने 1,000 शेयर का मुझे 10,000 रुपये कंपनी को देना है। मैंने 5,000 ऑलरेडी दे दिया, 2,500 तो एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिया जब शेयर खरीदने के लिए मैंने अप्लाई करा था। जब कंपनी ने मुझे शेयर अलॉट करे तब भी मैंने 25% पैसा तब भी दे दिया, नहीं 2,500 दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसका मतलब मैंने कंपनी को ऑलरेडी 5,000 पे कर दिया, क्योंकि कंपनी सारा पैसा एक साथ कभी नहीं मंगवाती, कभी भी नहीं, इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ, दूसरा जब वो शेयर अलॉट करती है तब अलॉटमेंट के टाइम, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा सेकंड कॉल के टाइम। आप चाहो तो अलॉटमेंट के टाइम पर भी सारा पैसा दे सकते हो, क्योंकि जब तक शेयर अलॉट नहीं होगा तब तक तो उससे पहले आप पैसा दे ही नहीं हो। लेकिन अलॉटमेंट का मतलब होता है कि कंपनी ने आपको शेयर अलॉट कर दिए और जैसे ही आपको शेयर अलॉट हो गई वैसे ही आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, ठीक है। अब उसके बाद अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो आपकी लायबिलिटी कितनी और बचेगी, भाई 5,000 तो ऑलरेडी पे कर दी हो तो 5,000 रुपये की लायबिलिटी और बची हुई है आप लोगों की। तो इट मीन्स आप 5,000 अमाउंट यानी 5,000 रुपीज ही आप कंपनी को क्या करोगे, पे करोगे, चाहे कंपनी को करोड़ों का लॉस हो, लेकिन आपकी लायबिलिटी सिर्फ 5,000 की है। तभी तो कहते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। वो उतनी अमाउंट का लॉस बियर करेंगे जितना पैसा आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उससे ज्यादा का 1 रुपए का भी लॉस बियर नहीं करोगे, उसी को लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। लिमिटेड का मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतनी अमाउंट का अगर आप लॉस बियर करोगे तो लिमिट है लॉस को बियर करने की। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करा 20,000 और लॉस आ गया मेरे हिस्से में 1 लाख, तो इट मीन्स आप 80,000 का लॉस अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल कर बियर करोगे, तो वहां पर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड बन जाती है। और दूसरी बात, कंपनी फिर आपसे फर्स्ट कॉल पे कुछ पैसा मंगवाती है। फर्स्ट कॉल पे आपने फिर 2,500 रुपए दे दिए, फिर 6 महीने बाद कंपनी फिर सेकंड कॉल का पैसा मंगवाती है, या जब भी आपसे मंगवाती है
फिर आपने 25 रुपये कंपनी को दे दिए। इस तरीके से आप इंस्टॉलमेंट में कंपनी को अपना सारा पैसा दे देती हो, ठीक है। तो ये तो अब उसके बाद कई बार बच्चे होते हैं कि मैडम कंपनी में तो कंपनी शेयर इशू करती है तो कोई भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। और जिन लोगों ने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे वो सब के सब कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए। तो कंपनी में तो इतने ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, इतने ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कैसे डिसीजन लेते हैं वो लोग? देखो, इसलिए मैंने कंपनी की मेरिट्स में आप लोगों को एक पॉइंट कराया था, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, कि कंपनी में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है कि सभी शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। ये कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स को मीटिंग में इन्वाइट करते हैं जिनके पास मैक्सिमम शेयर होते हैं कंपनी के, और उनको इन्वाइट करते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और वो जैसा कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अगला नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो जिन लोगों के पास कम शेयर होते हैं उनकी तो चलती ही नहीं है। तब मैंने डीमेरिट्स में एक पॉइंट कराया था, ओलिगरेचिक मैनेजमेंट होता है कंपनी में, ठीक है तो शेयर होल्डर सभी, लेकिन सबकी चलती नहीं है। जिनके पास ज़्यादा शेयर होते हैं सारे डिसीजंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सैलरी होल्डर पर्सन है, उनको तो ओनर जैसा ऑर्डर देगा उस ओनर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे हूँ और मैं किसी भी यूएस की कंपनी, कनाडा की कंपनी, किसी भी कंपनी के शेयर में खरीद सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने शेयर खरीद लिए मैं तो क्या बन गई, शेयर होल्डर। अब मैं क्या यूएस की कंपनी में वहां जाके मैनेजमेंट करने जाऊंगी? नहीं। तो मैं क्या कर लेती हूँ कि भाई वहां पर मैं कोई अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोई भी पर्सन अपॉइंट कर देती हूँ, वो अपने आप मैनेजमेंट करते रहते हैं। जब कभी मीटिंग होती है तो मुझे वहां जाना पड़ जाता है, बस। काम कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? शेयर होल्डर्स। यहाँ तक सबको समझ आया? उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जब कंपनी ऑनलाइन शेयर इशू करती है, ऑनलाइन जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाल देती है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर देते हो, और जब कंपनी आपको अलॉटमेंट करती है तो कंपनी ऑनलाइन ही शेयर्स अलॉट करती है, और जैसे ही आपको शेयर अलॉट होंगे वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाते हैं। आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतने शेयर्स क्रेडिट हो गए, और आप ऑनलाइन ही जिस कंपनी के भी शेयर आपने परचेज करे आप ऑनलाइन ही क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। वो आज की तारीख में यूज होने वाला मेथड है, बहुत पॉपुलर मेथड है, ऑनलाइन मेथड। अगर आप ये कहना चाहोगे कि मैडम हमें शेयर्स दिखाओ कैसे होते हैं, देखने में आप उसको देखना चाहते हो, तो शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। आप उनको देख नहीं सकते, वो आपके अकाउंट्स में उनकी वैल्यू होती है, क्योंकि आप उनको सेल और परचेज कर सकते हो, इसलिए वो आपकी असेट्स है, प्रॉपर्टी है, उनकी मार्केट वैल्यू है। लेकिन वो जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं तो इट मीन्स आपने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, और जब आपने सेल कर दिए तो ऑटोमेटिक आपका डीमैट अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो आजकल तो हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, और ऑनलाइन ट्रेडिंग में आप कभी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, लेकिन आप ऑनलाइन ट्रेडिंग तभी कर सकते हो जब आपने डीमैट अकाउंट ओपन करा रखा हो। और डीमैट अकाउंट आप डायरेक्टली, आप वैसे कई बार कहते हैं कि डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास ही अकाउंट ओपन होता है और आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। कई बार बच्चे कहते हैं मैडम डीमैट अकाउंट हम बैंक के पास भी ओपन करा सकते हैं। बेटा, आप बैंक के पास भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। बैंक अपनी कुछ ब्रांचों को डीमैट अकाउंट ओपन करने की अथॉरिटी देती है, लेकिन जब बैंक आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा है तो उस केस में बैंक एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल प्ले कर रहा है। इट मीन्स बैंक आपकी सारी इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी के पास सेंड करता है, डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन करती है, और फिर वो बैंक के पास आपके डिटेल सेंड करते हो, बैंक आपको बताता, आपको लगता है कि हमने बैंक के पास ओपन करा रखा है, लेकिन बैंक के पास अकाउंट नहीं होता, वो डिपॉजिटरी के पास ही होता है। बैंक जस्ट एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम कर सकता है आपका अकाउंट ओपन कराने के लिए। सभी ब्रांचों में डीमैट अकाउंट ओपन कराने वाले नहीं होते। कुछ ब्रांच, जैसे किसी बैंक ने अपनी किसी ब्रांच को अथोराइज कर दिया जो कस्टमर्स को डीमैट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देती है, जो एज ए डिपॉजिटरी का भी काम करती है, ठीक है। तो आप अकाउंट ओपन जैसे ही आपका हो जाता है, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदो, आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, आपको कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं, कंपनी अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करती है और ग्रो करती है, और टाइम टू टाइम जितने शेयर्स आपने खरीदे हैं उन शेयर्स पर जितना आपका प्रॉफिट का शेयर बनता है वो डिविडेंड की फॉर्म में आपको अवेलेबल कर देती है। तो ये था आपका शेयर इशू कैसे किया जाता है कंपनी में। और भी स्टूडेंट्स, आपके माइंड में जो जो डाउट्स आते रहते हैं प्लीज़ वो ज़रूर मेरे से डिस्कस करें, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ आपके दिमाग में आता है कि कैसे क्या होता है,
वो सब चीज़ें प्लीज़ थोड़ा नोटिस में डालोगे तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें होती है प्रैक्टिकली। क्योंकि रट्टा मारने से चीज़ें इतनी अच्छे से समझ नहीं आती है। अगर आप उनको प्रैक्टिकल वे में, अगर ग्राउंड फ्लोर पे आके प्रैक्टिकल वे में उसको समझोगे तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा कि ऐसे ऐसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 24 स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। हमारा सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। आप सब बच्चों ने सेंसेक्स का नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें जितनी कंपनियों, हमारी टॉप 50 कंपनियों के शेयर्स वहाँ लिस्टेड होते हैं। उन शेयर्स की एवरेज प्राइस को मेजर करने वाला जो इंडेक्स होता है उसको सेंसेक्स कहा जाता है। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे सेंसेक्स बढ़ गया और सेंसेक्स डाउन आ गया। अगर उन शेयर्स की एवरेज प्राइस बढ़ जाती है तो सेंसेक्स बढ़ जाता है, और अगर उन शेयर्स की एवरेज, उस 50 कंपनियों के शेयर्स की एवरेज प्राइस अगर डाउन आ जाती है तो सेंसेक्स डाउन आ जाता है। सेंसेक्स का बढ़ना ग्रोथ का इंडिकेशन है, पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन डाउन आना नेगेटिव इंडिकेशन है। उससे नीचे की जो कंपनियां होती है, उनसे नीचे की जो कंपनियां होती है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होती है। अगर उन कंपनियों के शेयर की एवरेज प्राइस डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है तो उनके शेयर्स की एवरेज प्राइस को मेजर करने वाला जो इंडेक्स होता है उसको निफ्टी कहते हैं। अगर मान लो उन कंपनियों की शेयर की एवरेज प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो निफ्टी बढ़ जाता है, और डाउन आ जाती है तो निफ्टी डाउन आ जाता है। ये सब शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म्स होते हैं। 12th में पूरा चैप्टर भी है शेयर मार्केट का, यहाँ पर शेयर्स का ही टॉपिक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके चैप्टर्स में आएंगी, तो भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करती रहूँगी। लेकिन फिर भी बच्चों, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्लीज़ आप लोगों जरूर क्वेश्चंस मेरे माइंड में डालें, ताकि मैं जरूर उनको वीडियो के थ्रू आप लोगों को सोल्व कर सकूं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ आता है, ठीक है। रेक्टाफिकेशन तो आप लोग भूल भी सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कभी बच्चा नहीं भूलता। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के माइंड में कोई आए तो ज़रूर मेरे नोटिस में डालना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।